हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ग्रेविटेशन पे। तो ग्रेविटेशन में हमने ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट डिस्कस किया, ये वाला लेक्चर सेकंड में हमने डिस्कस किया ये, और अब हम आज लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट के बारे में जो 4 कंडीशंस हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा है। तो चलिए अब हम आज लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है लेक्चर नंबर 3? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमें अब डिस्कस करना है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो हमें पढ़ना है 3 लॉज के बारे में यहाँ पे। जो पहला क्या है? पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये सिंपल एक लॉ है। क्या बोला केपलर ने कि जो भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड घूम रहा है, किस पाथ में? एलिप्टिकल पाथ में। एलिप्स जिसको हम कहते हैं, इस शेप को आपने सुना होगा कोनिक सेक्शन में, मैथमेटिक्स में एक यूनिट है, ठीक है, कोनिक सेक्शंस, तो उसमें आपने सुना होगा। ये प्लैनेट है। इस एलिप्स के 2 फोकस होते हैं जिनको हम फोकाई कहते हैं। ये है एक फोकाई और ये है दूसरा फोकाई। तो हमेशा जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड घूम रहा है। इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट हैं ये ऐसे ही घूम रहा है, सन के घूम रहा है इर्द गिर्द इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इस इलिप्स में 2 फोकस हैं। एक फोकस में हमेशा सन होता है, या यहाँ पे या यहाँ पे, तो हमेशा सन हमें मिल जाएंगे फोकाई पे। तो यही था लॉ ऑफ ऑर्बिट जो किसने दिया? केपलर ने। देखो, ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स। उसने बोला जो ऑर्बिट होता है, प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, वो एक एलिप्स जैसा होता है विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई, जिसका एलिप्स का 2 फोकाई होता है, ये तो आप जानते हैं, और एक फोकाई पे हमेशा सन ही होता है। ये ही था लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी प्लैनेट इसी एज्यूम किया उसने कि जो प्लैनेट हैं वो एक ऑर्बिट में जब चल रहा है, जो वो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल होता है, यानी इलिप्स जैसा शेप होता है। इलिप्स में हमें पता है 2 फोकस होते हैं, तो एक फोकस पे क्या होता है? एक फोकस पे सन होता है। तो इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया कि केपलर का जो प्लैनेटरी मोशन का पहला लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये क्या बोल रहा है, तो ये हमें अच्छे तरीके से समझ आया है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा सेकंड लॉ जो केपलर ने दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से देख लो क्या है। लॉ ऑफ एरियाज इसको हम कहते हैं, और एक नाम भी आप देखोगे किसी बुक में, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी है। कौन सा? ये सेकंड वाला लॉ ऑफ एरियाज, या और एक नाम है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। कहता क्या है ये, तो उसी को हम अब डिस्कस करेंगे कि ये लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ ऑफ एरियाज क्या कहते हैं? अगर ये इलिप्स है, हमें पता है कि जो ये शेप है, ये पूरा के जो शेप है, ये क्या है? ये इलिप्स है। हमें अभी आपको बताया कि इलिप्स में 2 फोकाई होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एज पर फर्स्ट लॉ यहाँ पे तो क्या एक फोकाई पे तो सन होता है। यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, आपकी मर्जी, बस एक फोकाई पे सन होता है। ओके सर, सेकंड लॉ जो लॉ ऑफ एरिया है उसमें हमने यही सीखा कि ये एक एलिप्स है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये प्लैनेट है। अब ये सन है, समझो इस प्लैनेट ने यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम लगाया, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा टी, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, चलो 20 डेज लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, समझाने के लिए इस लॉ में क्या है इतना बड़ा, ठीक है। अब सुनो सर, ये एक प्लैनेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको 20 दिन लगा, 20 डेज इसको लगा, उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे डेल्टा टी। अब इससे एक लाइन आप ज्वाइन कर लो बेटा, सन तक किया सर ज्वाइन। अब इससे भी एक लाइन ज्वाइन करो, सन तक किया ज्वाइन। अब यहाँ से यहाँ तक ये 20 दिन लगे इस प्लैनेट को आने में, तो आप बोलो क्या इसका जो ये एरिया है उसका नाम रखा मैंने A1। क्या नाम रखा मैंने? A1 इसका एरिया। इसका जो एरिया है, इस फिगर का जो एरिया है वो आया बेटा कितना? वो आया A1, इस रेड वाले फिगर का एरिया। ओके, अब फर्ज कर लो, अब मान लो बेटा कि ये प्लैनेट यहाँ पहुँचा। अब हमने नोटिस किया यहाँ से 20 दिन में इसने यहाँ किया, कितने? 20 डेज़ में ही इसने, प्लैनेट ने यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है 20 डेज़ में कवर किया। अब इसको भी यहाँ से सन की तरफ ज्वाइन कर लो, इस पॉइंट को भी सन की तरफ ज्वाइन कर लो। अब इनमें क्या शेड कर लो, ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है। इसको मान लिया हमने ये एरिया था A2,
अब हम थोड़ा आगे जाया, फिर हमने देखा कि ओए प्लैनेट तो यहाँ पहुँचा, चलो 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 यहाँ से देख लो कि 20 डेज़ में कितना ये टाइम, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब इस पहले पॉइंट को सन की तरफ ज्वाइन कर लो, इस पॉइंट को भी सन की तरफ ज्वाइन कर लो, बस इसका एरिया भी निकालो, इसका एरिया भी निकालो। वो एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एरिया है बेटा, वो एरिया है A3। मतलब जब हमने फिर देखा है A1 एरिया कितना था, A2 एरिया कितना था, A3 कितना था, वो लास्ट में इक्वल ही आया, यानी A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब सुनो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं प्लैनेट से एट द सन, कहाँ तक, ये प्लैनेट था, ये सन था, यहाँ पे प्लैनेट से सन तक, स्वीप्स इक्वल एरियाज, वो हमेशा इक्वल एरिया स्वीप कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। 20 दिन में यहाँ प्लैनेट पहुँचा, तो जो अंदर इसका एरिया था वो फॉर एग्जांपल A1 था, तो यहाँ पे प्लैनेट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा, 20 दिन लगा। तो ये वाला एरिया भी जो है इक्वल था, यहाँ से प्लैनेट को यहाँ तक 20 दिन लगा। तो ये वाला जो एरिया है, जो लाइन जब हमने ज्वाइन किया सन की तरफ, ये एरिया हमेशा इक्वल था। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ एरिया। मुझे उम्मीद है सबको ये समझ में आ चुका है कि है क्या ये, ठीक है। अब सुनो बेटा, जो ये लॉ है ना, लॉ ऑफ एरियाज, ये लॉ बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। याद रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इसको पूछा गया है बहुत बार, कि जो लॉ ऑफ एरियाज या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, जो केपलर का लॉ है, वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। और एक बात याद रख लो, एरियल वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट। ओके सर, एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ओके, हमने इसको अब समझा। अब सुनो क्या है, प्लैनेट जो है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है जब प्लैनेट और सन के बीच में डिस्टेंस कम होता है, उस टाइम प्लैनेट की स्पीड इंक्रीज होती है। याद रखना बेटा बात, प्लैनेट की स्पीड इंक्रीज होती है जब प्लैनेट और सन के बीच की जो डिस्टेंस, जब वो क्लोज, प्लैनेट और सन जब आपस में क्लोज कम डिस्टेंस हैं, उस टाइम प्लैनेट स्पीड में इंक्रीज होते हैं। वो रिवोल्यूशन ज़्यादा तेज कर रहे हैं उस टाइम पीरियड तक, ठीक है, उस टाइम तक। सर इसका मतलब क्या है, ये इस लॉ में हमें कैसे समझ आ जाएगा। देखो, ये सन है, ये प्लैनेट है, प्लैनेट तो दूर है, ये आराम से चल रहा है 20 दिन में, इतनी ही डिस्टेंस इसने कवर किया। लेकिन जब हमने फिर कैलकुलेट किया इसका एरिया, वो तो आया फॉर एग्जांपल इसका एरिया आया 100 मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल इसका एरिया आया 100 मीटर स्क्वायर। लेकिन बात है ना, ये सन था, ये प्लैनेट था सन से दूर, तो ये चल रहा था आराम से, तो इसने कम ही डिस्टेंस कवर किया 20 दिन में, तो ये एरिया जो है ये आया 100 मीटर स्क्वायर। अब सुनो, अब प्लैनेट जब यहाँ पे पहुँचता है, क्या ये सन है, क्या सन और प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो कम है। दैट मीन्स प्लैनेट बहुत तेज चलेगा 20 दिनों में। यहाँ पे 20 दिनों में इतना ही किया कवर, यहाँ पे 20 दिनों में इतना कवर किया, बहुत ज़्यादा कवर किया। तो इसका बट एरिया जो है वो इक्वल आया, जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया। क्यों, रीज़न यही था कि क्या अगर इस प्लैनेट, अगर जो ये स्लो स्पीड में चल रहा था, इसने इतनी ही डिस्टेंस कवर की, अगर 20 दिन में इसने फॉर एग्जांपल 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पे भी 20 दिन में ये 10 मीटर कवर करेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ तक ही और यहाँ तक ही। अब इनको सन के साथ ज्वाइन कर लो, क्या ये एरिया बराबर आ जाएगा इस एरिया का, नहीं। कब आ जाएगा, जब ये पूरा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ से कवर करेगा, तब ये एरिया बराबर आ जाएगा इस एरिया से। तो इस लॉ से हमने यही सोच सीखा कि जो प्लैनेट हैं जब वो सन से दूर होता है उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जब यही प्लैनेट सन के नज़दीक क्लोज होता है उस टाइम ये फास्ट चल रहा है। तो याद रखना ये पॉइंट बेटा, उस टाइम फास्ट चल रहा है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हुआ तो फिर भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको बेटा। देख लो कैसे ये बात हम करेंगे। देख लो, ये कोई प्लैनेट है, ये यहाँ पे सन है। अब सुनो, ये प्लैनेट 20 दिन में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। पहले यहाँ पे था प्लैनेट, अब यहाँ पे पहुँचा, कितना टाइम लगा, 20 दिन लगा। अब इस पॉइंट से यहाँ सन तक जोड़ लो, इस पॉइंट से यहाँ सन तक जोड़ लो, और ये डिस्टेंस इतना है उन्होंने कवर किया 20 दिन में। इसका एरिया आया 100 मीटर स्क्वायर। अब अगर प्लैनेट यहाँ पे है, अगर 20 दिन में इसने कवर किया इतनी डिस्टेंस, 20 दिन में ये भी कवर करेगा इतनी ही फॉर एग्जांपल डिस्टेंस,
तो इनको कवर कर लो। क्या ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा? नहीं होगा। जब तक ये एरिया बराबर हो जाएगा, ऐसे हमें लग रहा है कि हाँ इसका एरिया और इसका एरिया अब बराबर है, क्योंकि ये लेंथी हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ तक है, ये वाला छोटा ही है लेकिन मोटा है, अब चलो बराबर है अब ये एरिया। अब देखो हमने क्या सुना, ये प्लैनेट जो है इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 दिनों में। इस प्लैनेट ने यहाँ जब यहाँ ये प्लैनेट, यही प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक था, यही प्लैनेट जब यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक ये बहुत फास्ट चला। आप देखो इस यहाँ से यहाँ तक इसने इतनी ही डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। मतलब जब प्लैनेट सन के नज़दीक होता है उस टाइम उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। बस आपको यही पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं। बस सर हमें तो अब याद रहा, जब जो प्लैनेट होता है उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है जब प्लैनेट और सन के बीच में डिस्टेंस कम होते हैं, क्लोज होते हैं। ओके, अब सर प्लैनेट की स्पीड तो इंक्रीज होती है जब इनकी डिस्टेंस कम होती हैं, क्लोज होती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा जब प्लैनेट और सन सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे उस टाइम सबसे ज़्यादा स्पीड होंगी। तो याद रखना प्लैनेट की स्पीड मैक्सिमम होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एट पेरिजी पॉइंट। पेरिजी वो पॉइंट है जब प्लैनेट और सन सबसे नज़दीक होते हैं आपस में। तो जब नज़दीक होते हैं स्पीड इंक्रीज होते हैं, जब बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो उस टाइम स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा, उस पॉइंट को हम पेरिजी कहते हैं। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया, ठीक है। अगर आपको याद है जियोग्राफी में पढ़ा होगा आपने, पेरिहिलान जब सन और अर्थ की डिस्टेंस कम है पेरिहिलान, एपिहिलान जब सन और अर्थ की डिस्टेंस दूर होते हैं उसको हम एपिहिलान कहते हैं, ठीक है। ओके। और एक पॉइंट आपको याद रखना है अब बेटा, प्लैनेट की स्पीड डिक्रीज होती है जब प्लैनेट और सन की डिस्टेंस दूर है। देखो प्लैनेट यहाँ पे मैंने लिखा, सन यहाँ पे लिखा, प्लैनेट और सन देखो, प्लैनेट और सन बहुत दूर डिस्टेंस है तभी ये स्लो चल रहा है, प्लैनेट और सन नज़दीक हैं तभी ये तेज चल रहा है। इसने 20 दिन में देखो डेल्टा टी में इतनी ही डिस्टेंस कवर किया, इसने डेल्टा टी में इतनी डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इसका एरिया बराबर आता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ओके सर, हमने अब समझा जब प्लैनेट की स्पीड डिक्रीज होती है जब प्लैनेट और सन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी होता है जब प्लैनेट और सन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होंगे तो उस पॉइंट को हम, अगर आपको याद है, एपिहिलॉन बोलते हैं। तो स्पीड उस टाइम मिनिमम होता है, उस टाइम स्पीड क्या हो जाएगा, सबसे कम, उसको हम कहते हैं एट एपोजी एपिहिलॉन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ओके सर, ये तो हमने सुना है लॉ ऑफ एरियाज या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी के बारे में। चलिए अब हम लास्ट लॉ को पढ़ेंगे हम। इसके बाद जो लेक्चर आ जाएंगे उसमें हमें एस्केप वेलोसिटी पढ़ना है और सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है। नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑर्बिटल सैटेलाइट, क्या काम में आते हैं ये, ठीक है। तो इसके साथ अब लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यही टॉपिक्स, एस्केप वेलोसिटी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट है, इक्वेटोरियल सैटेलाइट, क्या होता है ये, क्या नहीं होता है, उसमें मैं कंप्लीट करूंगा। ग्रेविटेशन में अब लास्ट लेक्चर आने वाला है, बस कंप्लीट हो जाएगा, बस फिर उसके बाद हम MCQ सीरीज उठाएंगे उस पर। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या बोल रहे हैं, बस याद रख लो, ये स्क्वायर ऑफ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यूब ऑफ आर। मतलब क्या है, टी होता है टाइम पीरियड ऑफ टाइम, टी होता है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कितना टाइम लगेंगे रेवोल्यूशन करने में एक प्लैनेट को सूरज के अराउंड, उसको हम टी कहते हैं। उसका स्क्वायर ले लो, वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब। आर क्यूब क्या होता है, आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट से सन तक मीन डिस्टेंस जो है उसी को हम आर क्यूब कहते हैं। तो इसी लॉ को हम कहते हैं क्या बेटा, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये थर्ड लॉ था। तो क्लियरली आपको ये समझ आ जाएगा बेटा कि अगर ये सन है कि यहाँ पे कोई प्लैनेट है तो ये ऑर्बिट इलिप्टिकली इस सन के अराउंड घूमेगा। अगर कोई प्लैनेट यहाँ दूर है तो उसका ऑर्बिट उतना बड़ा ही बन जाएगा वो इस पर। देखो जो प्लैनेट जितना ज़्यादा दूर है उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी जो ये रेवोल्यूशन पीरियड जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्लैनेट तो दूर है उसका ऑर्बिट भी ही बड़ा बनेगा, प्लैनेट नज़दीक है उसका ऑर्बिट ही छोटा बनेगा, प्लैनेट यहाँ पे है उसका ऑर्बिट तो सबसे छोटा बनेगा। अगर आपको याद है जो मरकरी है वो सन के नज़दीक
है प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट है, उसका टाइम पीरियड 88 डेज ही है, यानी 88 डेज में वो पूरा चक्कर लगाते हैं हमारे सन को। जो प्लेटो है प्लैनेट फार्थेस्ट, सबसे ज़्यादा दूर जो है, उसको लग रहा है 247.7 ईयर्स में एक रेवोल्यूशन वो कर रहा है सूरज के। क्यों? क्योंकि वो सन से दूर है, जब दूर है तो उसका ऑर्बिट जो है वो बहुत बड़ा बनेगा, जब ऑर्बिट बहुत बड़ा बनेगा तो वो स्लो ही चलेगा। और एक पॉइंट, स्लो भी क्यों चलेगा? जब प्लेनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज ही होती है। यही है किसका? टाइम पीरियड का कंसेप्ट, ठीक है। अब इस आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियरली, जो बेटा क्लियरली जो डिस्टिंक्ट प्लैनेट्स हैं, जो दूर प्लैनेट है, हैव लार्जर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, उनका लार्जर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल प्लेटो। जो नज़दीक नियरर प्लैनेट्स हैं उनका स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम पीरियड है। फॉर एग्जांपल मरकरी जो नज़दीक है उसमें 88 दिन में ही वो कंप्लीट उसका टाइम पीरियड है उसका। और प्लेटो का याद रखना है 247.7 ईयर्स में वो पूरा एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ये था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अब लेक्चर नंबर 4 में बेटा मैं पूरा ग्रेविटेशन को कंप्लीट करूंगा, जिसमें मैं आपको सैटेलाइट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और एस्केप वेलोसिटी लास्ट टॉपिक है वो। बस उसके बाद न्यूमेरिकल न्यूटन्स जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा, उसमें थोड़ा एक न्यूमेरिकल्स में भी समझाऊंगा आपको, वो एमसीक्यूज में ही आपको सिखाऊंगा। चलो बाय।